Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zolis YouTube channel. Today we are going to discuss about biological species concept. सबसे पहले हम इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं कि इसके कौन कौन से पहलू हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो प्रेशर डाला गया पिछले दो कंसेप्ट्स की बुनियाद पे कि वो इनकम्प्लीट थे। They do not completely describe about the species concept. तो उसके बाद नेचुरलिस्ट ने भी प्रेशर डाला बहुत ज़्यादा। जो नेचुरलिस्ट थे, नेचर के ऊपर वर्क कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि एक न्यू कंसेप्ट आना चाहिए एंड दैट वाज बीएससी, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ये आया। अब इसका ड्यूरेशन कब आता है? ये 18th सेंचुरी के मिड में आता है और इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इट टुक्स टाइम टू गेट इट्स फुट इन द सॉइल ऑफ बायोलॉजी, कि इसको बायोलॉजी की जमीन के ऊपर अपने कदम जमाने में काफी ज्यादा टाइम लगा। अब इसके प्रोपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो इसको पेश करने वाला था हमारे पास के जॉर्डन। इसने पेश किया बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट इन 1905 फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद इस कंसेप्ट को मजीद एलोबरेट किया मेयर ने फिर बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को आगे इसको वसअत दी। इसने मुख्तलिफ एराज में जो है इसको डिस्क्राइब किया 1940 में, 1942 में और 1949 में। अब मेयर के मुताबिक बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, के एक नेचुरल पॉपुलेशन का एक ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। पॉपुलेशन ग्रुप दैट इज रिप्रोडक्टिवली, जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है बाकी तमाम इस तरह के ग्रुप से, आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। इसको उसने नाम दिया बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का, कि जो स्पीशी का एक ग्रुप है वो अपनी तरह के बाकी ग्रुप से डिफरेंट है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये बाकी जानवरों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि इसका रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म सबसे अलग है। तो ये इसका कंसेप्ट था। इसने कहा कि तीन प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी स्पीशी की। अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं हमको वन बाय वन देखते हैं। पहली हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब इसने कहा कि जो स्पीशीज के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सीक ईच अदर एज पोटेंशियल मेट्स, कि वो एक दूसरे को रिप्रोडक्शन के लिए मौजू समझते हैं, अहल समझते हैं। तो उसके बाद वो आपस में एक यूनिट बनाते हैं जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट। और रिप्रोडक्टिव यूनिट एज अ होल उनकी पॉपुलेशन को आगे लेके चलता है, इंटरब्रीड करवाता है। उसके बाद सेकंड उसने कहा कि ये एक्ट करते हैं एज अ इकोलॉजिकल यूनिट। अब ये इकोलॉजिकल यूनिट क्या है? जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसके मुताबिक जो स्पीशीज के मेंबर हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। तो उसके बावजूद भी वो जब किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, रिएक्शन करते हैं या कोई भी बिहेवियर शो करते हैं तो वो एज अ यूनिट शो करते हैं। तो ये यूनिट क्या होता है? एज अ इकोलॉजिकल यूनिट। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी मेयर ने डिफाइन की इनकी वो ये थी, थर्ड प्रॉपर्टी वाज जेनेटिकल यूनिट। इसमें इसने क्या कहा? इसमें जेनेटिकल यूनिट में इसने कहा कि जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पोर्शन रखते हैं जीन का। स्मॉल पोर्शन, दे कंटेन स्मॉल पोर्शन ऑफ जीन फ्रॉम अ जीन पूल, के एक समंदर है, समंदर में से अगर एक पानी का कतरा ले लिया जाए तो एक जानदार के अंदर उतना कंटेंट होगा, जेनेटिक कंटेंट होगा उस पूरे समंदर का। इसी तरह एक जानदार के अंदर भी उसका जितना जेनेटिक मेकअप है वो सारा का सारा के इंडिविजुअल में सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा है उस जीन का, उस जेनेटिक कंटेंट का। तो ये जो डेफिनेशन थी ये एक्सेप्ट की थी डब्जांस्की और हैंसन ने। इन्होंने ये डेफिनेशन इसकी इसलिए एक्सेप्ट की कि दो वजह से। एक तो थी इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एक था इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के जो मेंबर्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं बाकी सब ग्रुप से। और जो दूसरा इसके एक्सेप्ट करने का रीजन था वो था जीन पूल। इन दो बेसिस के ऊपर इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया।
अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर मजीद जो है किसने एडिशन किया बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के अंदर, किस किस ने अपना वर्क ऐड किया। तो इसको मजीद एलोबरेट किया डब्जेंस्की, आयला और स्टैबिन्स ने। डब्जेंस्की, आयला, स्टैबिन्स ने क्या कहा, और वैलेंटाइन, इन्होंने कहा कि ये हमारे पास सिंगल और मोर मेंडेलियन पॉपुलेशंस होती हैं जो जीन्स रखती हैं, मेंडेलियन पॉपुलेशंस। अब इसमें होता क्या है, इनमें जीन एक्सचेंज जो है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड जीन एक्सचेंज, सबके अंदर नहीं होता सिर्फ, और ना ही ह्यूज अमाउंट में होता है, लिमिटेड जीन एक्सचेंज होता है फ्रॉम मेल टू फीमेल, ये कहना था इनका। और ये होता क्यों है, लिमिटेड एक्सचेंज क्यों होता है, जस्ट ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ स्पीशी टू स्पीशी ही जीन एक्सचेंज होता है जो कि लिमिटेड होता है, ये कहना था इन साइंटिस्ट का, नेचुरलिस्ट का। अच्छा जी, इसके बाद बताया गया है कि हमारे पास जो डेफिनेशन है इसको मजीद एलोबरेट किया पैटरसन ने। पैटरसन आया, इसने क्या कहा, इसने कहा कि 1995 में इसने कहा कि हमारे पास जो स्पीशी है, a species is a biparental organism, के जो स्पीशी है वो बाइपेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर क्या होता है, which shares a common fertilization system, के जो एक स्पीशी है, उन सब जो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं जानदार इंडिविजुअल्स, उन सब का फर्टिलाइजेशन सिस्टम एक जैसा ही होगा, शेयर कॉमन फर्टिलाइजेशन सिस्टम। इसको उसने नाम दिया बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का। तो पैटरसन की डेफिनेशन के बारे में मेयर ने ये कहा, 1969 में मेयर ने ये कहा कि जो ये जो डेफिनेशन पेश की है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट की, इसने पैटरसन ने, ये एरर फ्री नहीं है बल्कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है, दैट इज नॉट एरर फ्री एंड इज मिस इंटरप्रिटेशन बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम क्रिटिसिज्म देखते हैं इसके ऊपर कि क्या क्या क्रिटिक्स किए गए, क्या क्या इसके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए गए इन कंसेप्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेयर का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा ज़ूलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो मेयर का कंसेप्ट है ये भी एरर फ्री नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आती हैं। अभी ऑब्जेक्शंस किसकी वजह से आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम, लैक ऑफ, हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। अब चूंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस सिस्टम के अंदर भी ओवरऑल इंफॉर्मेशन थ्रू आउट नहीं है, तो इसको भी नहीं कहते कि ये 100% एरर फ्री है। इट इज नॉट 100% एरर फ्री, नॉट 100% एरर फ्री। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं। किसकी वजह से आते हैं, एज की वजह से, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की वजह से, कि एक स्पीशी की एक से ज्यादा जो है सेक्सेस होते हैं, और उसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। अब ये जो हम सारा करते हैं, स्टडी करते हैं थ्रू पॉपुलेशन एनालिसिस। पॉपुलेशन एनालिसिस में पता चलता है कि सारी स्पीशीज एक जैसी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं प्रिजर्व स्पेसिमेंस को, प्रिजर्व स्पेसिमेन या म्यूजियम स्पेसिमेंस को, तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ये वेरीफाइड नहीं होता कि इनके अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से ये कंसेप्ट हम इन स्पेसिमेंस के ऊपर भी नहीं लगा सकते। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आता है इसका, दूसरा पॉइंट इसका ये आता है कि हम इस कंसेप्ट को एक एरिया के अंदर रहते हुए सारे जानदारों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्पीशी है, वो सेम एरिया में रह रही है और मे बी लिविंग एट डिफरेंट हैबिटेट्स, और डिफरेंट हैबिटेट्स के ऊपर भी हो सकती है, डिफरेंट एरियाज के अंदर भी हो सकती है, लेकिन वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों स्पीशीज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। दैट मे बी ड्यू टू उनके जीन्स की वजह से हो सकता है, या उनके डिस्टिंक्ट होने की, नुमाया होने की वजह से भी हो सकता है। एग्जांपल दी गई हमारे पास ड्रोंगो बर्ड्स की सेंट्रल अफ्रीका में। एक हमारे पास क्या है, डिक्लरस लडविगी, और दूसरा हमारे पास स्पीशी ए, ये स्पीशी ए है, ये स्पीशी डी है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या, डिक्लरस एडसिमिलिस। अब ये जो दोनों स्पीशीज हैं ये तकरीबन 50 मीटर एक दूसरे से दूर रहते हैं। दे लिव 50 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बट डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्यों नहीं रिप्रोड्यूस करते, रिप्रोड्यूस इसलिए नहीं करते कि ये दोनों हमारे पास एक अलग स्पीशीज हैं। हालांकि इतना ज्यादा फासला नहीं है,
50 मीटर अगर देखा जाए तो कोई इतना बड़ा फासला नहीं जिसमें हम कह रहे हैं कि इसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब ये क्यों नहीं कर पाती? रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से नहीं कर पाती। तो पहला तो एलिगेशन ये आ गया हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर दूसरा एलिगेशन देखते हैं तो वो ये आता है कि ये जो कंसेप्ट है ये एपोमिक्टिक ग्रुप्स के अंदर अप्लाई नहीं होता। अब एपोमिक्टिक ग्रुप्स क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास का पॉइंट ये आ गया एलिगेशन कि एपोमिक्टिक ग्रुप्स या एसेक्सुअल ग्रुप्स के अंदर ये अप्लाई नहीं होता। अब एपोमिक्टिक ग्रुप्स क्या है हमारे पास? अगर हम पहले देखें तो हमारे पास आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल्स क्या आ जाती है हमारे पास? पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस है हमारे पास, और बर्डिंग है। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर हमारे पास ये ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है रिप्रोडक्ट। ये जो हमारा बायोलॉजिकल स्पीशीज कांसेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता क्यों? ये सारे के सारे सिंगल पेरेंट से इवॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनके ऊपर हम ये जो हमारे पास फिनोमेना है बायोलॉजिकल स्पीशीज कांसेप्ट का ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके बाद कोशिश की गई इसको डिफाइन करने की विद और विदाउट स्पीशीज कांसेप्ट, विद और विदाउट द यूजिंग वर्ड ऑफ पॉपुलेशन, विद और विदाउट यूजिंग वर्ड ऑफ पॉपुलेशन के हम किसी तरह इसको डिफाइन कर सकें। लेकिन दोनों तरह से यह नाकाम रहा और ये प्रोसेस एरर फ्री नहीं है, इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास और एलिगेशन आते हैं वो सिबलिंग या क्रिप्टिक स्पीशीज के आते हैं। सिबलिंग स्पीशीज देखने में तो अलाइक होती है, एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक ही खानदान के बच्चे मुख्तलिफ आ जाते हैं, वो उनके माँ बाप मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी जारी वजह कता जो एक जैसी होती है। उसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास स्पेसिएशन के ऊपर ड्यू टू इनकम्प्लीट स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है कि इवॉल्विंग ऑफ स्पीशीज फ्रॉम प्रीवियस स्पीशीज के न्यू स्पीशीज का ऑल्डर स्पीशीज से अराइज होना कहलाता है स्पेसिएशन। तो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, हाइब्रिड क्या होता है? जब दो स्पीशीज आपस में मिक्स करती है, इंटरब्रीड करती हैं, तो एक न्यू स्पीशीज आती है जो कि हाइब्रिड कहलाती है। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वजह से हाइब्रिडाइजेशन रुक जाती है। अगर ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म टूट जाए तो हाइब्रिडाइजेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करेंगी और न्यू स्पीशीज जो है वो अराइज होती चली जाएंगी। तो ये हमने देखा बायोलॉजिकल स्पीशीज कांसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।